मिल जाता है। जो हमारी बॉडी के अंदर मिले, बॉडी के इनसाइड मिले, उनको बोलते हैं एंट। एंट का मतलब इनसाइड मिलने वाले, अमीबा, उनके लिए वर्ड होता है एंट अमीबा। तो ये एक तो हो गया एंट अमीबा। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, हिस्टोलाइटिका का मतलब है कि इसके द्वारा जो टॉक्सिन रिलीज होंगे वो टिश्यूज को किल कर देंगे, टिश्यूज को किल कर देंगे। तो ये सिर्फ एक हिस्टोलाइटिक नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है ये सेल को के लिए टॉक्सिक नहीं है। तो इनका जो टॉक्सिन होता है हिस्टोलाइटिका का, वो टॉक्सिन जो साइटोटॉक्सिक भी है, यानी सेल को भी किल करता है और टिश्यू को भी किल करता है। तो इनका टॉक्सिन दोनों होता है, साइटोटॉक्सिक एज वेल एज हिस्टोलाइटिक। एंटमीबा हिस्टोलिटिका का जो काजेटिव एजेंट है वो है क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट। क्वाड्री का मतलब होता है चार, क्वाड्री न्यूक्लिएट और टेट्रा न्यूक्लिएट। क्वाड्री का मतलब चार होता है, ये मैंने बाहर एक थिक वॉल दिखा दी सिस्ट वॉल, और अंदर मैंने न्यूक्लियर दिखा दिए चार। तो न्यूक्लियर चार के नाम पर नाम पड़ा क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट या टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट। इसका काजेटिव एजेंट है। और ये बॉडी में पहुंचता कैसे है? विद द कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक्स। जब हम कोई भी कंटामिनेटेड सॉइल से फिलअप जो कोई भी फूड खा लें, नीचे गिर जाए उसे खा लें, या पानी दूषित पानी हो उसको पी लें, तो उसके थ्रू ये बॉडी में पहुंच जाता है। और बॉडी में पहुंचने के बाद ये जो डिजीज काज करता है, उस डिजीज को बोलते हैं अमीबायोसिस। इसमें तो नाम पड़ा ना अमीबायोसिस, कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाली डिजीज अमीबायोसिस होती है। तो ऐसी डिजीज के अंदर होता क्या है? एक तो होते हैं लूज मोशन, लूज मोशन हो जाते हैं, साथ साथ में उसमें डाइसेंट्री होती है। डाइसेंट्री में क्या होता है? लूज मोशन के साथ साथ में ब्लड और आता है, म्यूकस के साथ साथ। अच्छा, इसके अलावा लीवर के अंदर हीपेटाइटिस भी हो सकती है। लीवर की डिजीज होती है हीपेटाइटिस। और हीपेटाइटिस के अलावा लीवर के अंदर पस फॉर्म हो सकता है, पस। जब लीवर में पस हो जाता है उसे बोलते हैं एब्सेसिस। एब्सेसिस हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम को आप अमीबिक डाइसेंट्री में इंक्लूड कर सकते हैं। अब पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर कैसे पहचानता है कि इसको अमीबाइसिस हो गई है? तो जब उसका स्टूल, जिसे हम फीसिस कहते हैं आम भाषा में, मेडिकल भाषा में स्टूल कहते हैं, जब फीसिस का जब एग्जामिनेशन होता है तो उसके अंदर डायमंड शेप या चार कोट लेडन क्रिस्टल अपीयर होते हैं, डायमंड शेप आकार के क्रिस्टल अपीयर होते हैं। उससे मालूम पड़ जाती है कि ये पर्सन अमीबाइसिस से सफर कर रहा है। अमीबाइसिस का इलाज क्या? एक बार फैल गई तो अमीबा जो है बॉडी में नहीं मिलना चाहिए, तो इसके लिए एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक ड्रग लेनी पड़ेंगी। तो उसमें से कुछ एंटीबायोटिक ड्रग के हमने यहाँ पर नाम भी लिख के बताए आपको। जैसे इसमें हमने बताया है टेरामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, एरोमाइसिन, ये सब हमने आपको बताए। ठीक है, ये तो हमने आपको बता दी डिजीज जो प्रोटोजोन की थी, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से होती थी अमीबिक डाइसेंट्री। अमीबायोसिस बोलिए चाहे आप उसको अमीबिक डाइसेंट्री बोलिए, ये आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैंने आराम से वैसे आपको बता दिया ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों बताने की कोशिश की। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि इसमें तो अगली जो डिजीज विसरल लेशमानियासिस है, पर नहीं, उससे पहले मैं एक और बताऊंगा डिजीज एंटमीबा हिस्टोलाइटिका की बजाय एक और एक होती है जिसको कहते हैं एंटमीबा कोली। यही होता है, ये तो एंटमी हिस्टोलाइटिका था। दूसरी है एंटमीबा कोली। से क्या होता है? देखो बच्चों, एक बैक्टीरिया होता है जो आपकी
इंटेस्टाइन में मिलता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, नाम होता है एस्कर्सिया कोली, जो कि एक बैक्टीरिया है, ई कोलाई। तो इसको एंटमीबा कोली को ई कोलाई नहीं बोलते, ई कोलाई बोलोगे या एंटमीबा कोली बोले। एस्कर्सिया कोली से कंफ्यूजन मत करना एंटमीबा कोली को, क्योंकि एंटमीबा एक प्रोटोजोन है और एस्कर्सिया कोली एक बैक्टीरिया है जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड माइक्रोब एक्सप्लॉइटेड है। सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड माइक्रोब वही है जिसका एक्सटेंसिवली माइक्रोबायोलॉजी में इस्तेमाल होता है, जेनेटिक रिसर्च में और बहुत से उनमें, जो कि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, जो कि सिम्बियोटिकली प्रेजेंट होता है। परंतु एंटमीबा की बात नहीं कर रहा मैं, ये ई कोलाई की बात कर रहा हूं। तो ई कोलाई पर एक एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, एक एंटमीबा कोली, अब एक नया आ गया एंटमीबा जिंजीवेलिस। तो ये जो एंटमीबा जिंजीवेलिस होता है, ये कोई इंटेस्टाइन में या ये कोई लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं मिलता है जैसे और जो मिल रहे थे इससे पहले, दोनों वाले जो मिल रहे थे, बल्कि ये कहां मिलता है, ये तो माउथ के टार में मिलता है, मुंह में जो ये लार होती है उनमें प्रेजेंट होता है। तो इसमें जब ये मुंह में प्रेजेंट होता है तो गम एबेसिस काज कर देता है, जो ये मसूड़े हैं ना ये फूल जाते हैं, इनमें से ब्लीडिंग होनी चालू हो जाती है और टीथ वगैरह भी थोड़े से लूज हो ही जाएंगे। जब गम एबेसिस होगा तो अपने आप जब ये मसूड़े फूल जाएंगे या मसूड़े खराब होना चालू होंगे तो इंटेक्टनेस नहीं रहेगी टीथ की, तो ऑटोमेटिकली बात है कि लूजनेस होगी और वहां ब्लीडिंग भी होगी। और उस समय क्या होता है, दे एग्रावेट दी प्रॉब्लम ऑफ पायरिया, जो पायरिया में बदबू आती है बहुत ज्यादा मुंह से, उस प्रॉब्लम को ये एग्रावेट कर देते हैं, यानी उस प्रॉब्लम को और बढ़ा देते हैं एंटमीबा जिंजीवेलिस। क्योंकि ये माउथ में रह जाती है इसलिए इसमें सिस्ट फॉर्मेशन तो होती नहीं है। तब ये फैलता कैसे है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे फैलता है, किसिंग, किसिंग हैबिट से बोलता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को किस करे उससे फैल जाता है, एक तो ये है। या बहुत लाड़ दिखा रहे हो और एक ही बाउल में से फीडिंग कर रहे हो और साथ में लाड़ टपका रहे हो, जैसे बहुत से होते हैं ना, उसी में से खा रहे हैं हाथ में से दोनों जने और यूं खा रहे हैं उसी में से हाथ डाल के, तो होती है सेम बाउल फीडिंग। तो ये दो मेथड हो गए जिनके थ्रू ये स्प्रेड हो सकता है एंटमीबा जिंजीवेरिस। क्योंकि इनमें जो ज्यादातर जो क्वेश्चन आने के चांस होते हैं एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से होते हैं, तो इसलिए क्योंकि एंटमीबा हिस्टोलाइटिका 9th की एनसीईआरटी में था और ये जितने और बाकी जो थे ये सब 11वीं में उसमें थे, तो क्या करें इसी समय हमने जोड़ दिया ताकि इनका फर्क महसूस हो जाए आपको। ये प्रोटोजोन की एक डिजीज थी, यानी जो एंटमीबा से 3 डिजीज थी। अब हम इससे नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जैसे आपने नाम सुन रखा काला आजार, काला आजार बड़ा प्रसिद्ध है, काला आजार। इसको विस्टल लेशमानियासिस कहते हैं। काला आजार का दूसरा नाम इसमें लिखा हुआ आपके नोट्स में विस्टरल लेशमानियासिस, क्योंकि इसका जो काजेटिव एजेंट है प्रोटोजुआ है लेशमानिया डोनोवानी।
ये जो लेशमानिया डोनोवानी होता है, ये ब्लड के अंदर जो है ना, ब्लड सेल में नहीं मिलता, आरबीसी में, ये इंट्रासेलुलर रिप्रेजेंटर ऑफ कोर्स, पर वो सेल कौन सी हैं? डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स, उनमें मिलता है। और जो मलेरिया मिलता है वो आप डब्ल्यूबीसी में नहीं मिलता। उसका जो मलेरिया का जो प्रोटोजोन है, मलेरियल पैरासाइट होता है, मलेरियल पैरासाइट एक तो ये लीवर की सेल में घुसता है और एक आरबीसी की सेल में घुसता है। तो आप ये देख लिए, आपसे ये पूछ सकता है कि इसका जो है लेशमानिया डोनोवानी का, लेशमानिया डोनोवानी एक प्रोटोजोन है, ये जो काला आजार काज करता है या लेशमानिक्स करता है, ये बॉडी में कहां पर मिलता है, या ये ब्लड में किस चीज में होता है? तो ब्लड में कहां होता है ये ब्लड में इंट्रासेलुलरली का मतलब जो सेल के भीतर। तो ब्लड में, तो ब्लड के अंदर 3 प्रकार की सेल होती हैं, आरबीसी होती हैं, एक दूसरी डब्ल्यूबीसी होती है, एक प्लेटलेट होती है। तो ये मिलता है डब्ल्यूबीसी में, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल, जिनको आप ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। पर जो मलेरियल पैरासाइट है वो जो मिलता है वो आरबीसी में मिलता है, इनसाइड दी आरबीसी में मिलता है मलेरियल पैरासाइट, जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। इन दोनों का फर्क बता रहा हूं। अच्छा, बाकी ये लेशमानिया डोनोवानी जिसे हम काला आजार का है, इसका जो वेक्टर है वो है सैंड फ्लाई, वेक्टर है सैंड फ्लाई, फ्लीबोटोमस आर्जेंटिप्स लिखा हुआ है आपके इसमें, फ्लीबोटोमस आर्जेंटिप्स, ये है सैंड फ्लाई, इसका वेक्टर इसमें लिखा हुआ है, ये है। इसमें हाई फीवर होता है, अनीमिया होता है, इनलार्जमेंट ऑफ द लीवर होता है, स्प्लीन होता है। ये सारे कैरेक्टर आपके जो नोट्स में हमने दिए हुए हैं। बाकी इसमें इंट्रासेलुलर ल्यूकोसाइड में तो था ही था मेन, इसके अलावा लिम्फ ग्लैंड, लीवर, स्प्लीन, इन सब में मिल जाता है, इन सब में मिल जाता है लेशमानिया डोनोवानी। एक डिजीज है इसमें स्लीपिंग सिकनेस, ये तो लेशमानियासिस तो हो गई। स्लीपिंग सिकनेस ये होती है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन, ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी दो हैं, एक है वेस्ट और एक है ईस्ट। जो वेस्ट है उसको खाली अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं, और जो ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होती है उसका दूसरा नाम रोडीजियन स्लीपिंग सिकनेस भी होता है। ये दोनों बातें आपको जो है यहां पर आपके नोट्स में हमने दी हुई है। जो ये पहले वाली थी वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, इसका जो काजिटिव एजेंट है वो एक प्रोटोजोन है, नाम है ट्रिपेनोसोमा जेम्बियंस, ट्रिपेनोसोमा जेम्बियंस, और इसका जो कैरियर है वो टिस्सी टिस्सी फ्लाई, ये वर्ड लिखता हूं मैं, टिस्सी टिस्सी फ्लाई। आपको बताऊं, देखिए लोग इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बहुत से बायोलॉजिस्ट जनरली इसको टिस्सी टिस्सी फ्लाई क्यों कहते हैं, स्पेलिंग सही बोल दी, टिस्सी टिस्सी फ्लाई। अच्छा, इसको वेटलेरियन कैसे बोलेंगे, टी पहले को साइलेंट बोल देंगे, सेक्सी फ्लाई पहला साइलेंट कर दिया, सेक्सी फ्लाई। कुछ डॉक्टर जो मेरे खुद के फ्रेंड हैं वो इसको बोलते हैं, दोनों को टीटी को साइलेंट कर देते, कहते हैं सीसी फ्लाई। बोले टीसी टीसी क्या होता है भाई, नाइफ बोलते हो ना, कनाइफ नहीं बोलते, इसलिए वो कहते हैं भाई इसको बोलो सीसी फ्लाई बोलो। तो भाई चाहे ये टीसी टीसी फ्लाई है, चाहे ये सेक्सी फ्लाई है, चाहे ये सीसी फ्लाई है,
यही वेक्टर है इसका, ट्रिपेनोसोमा जेम्बियंस का। जो ये तीसरी तीसरी फ्लाई है इसका नाम है ग्लोसना पाल्पेलिस, ग्लोसना पाल्पेलिस। और जो ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है, ये डिजीज ज्यादा डेंजरस है एज कंपेयर टू वेस्ट अफ्रीकन। इसमें ऑफ कोर्स जो कॉजेटिव एजेंट होगा, जो होगा वो ट्रिपेनोसोमा तो है ही है, पर वो जेम्बियंस नहीं है बल्कि रोडिसियंस है। रोडिसियन फीवर कहने के पीछे रीजन यही था, रोडिसियंस है, स्पीसीज बदल गया, ट्रिपेनोसोमा रोडिसियंस। और इसमें जो वेक्टर टीसी टीसी फ्लाई का उसका स्पीसीज बदल रहा है। इसमें था ग्लोसना पाल्पेलिस, इसमें ग्लोसना मोर्सिटेंस। रोडिसियन फीवर में ग्लोसना ग्लोसना पाल्पेलिस की बजाय यहाँ पे ग्लोसना मोर्सिटेंस। ये सब बाद में दिक्कत इसलिए नहीं है, कई बार इनके जो नाम में ही पूछ लेते हैं ये वाला ग्लोसना है कि ये वाला ग्लोसना है। तो ये मैंने अभी आपको जो बोल दिया ये सब आपके नोट्स में लिखे हुए हैं। अगर आपको सुनने में दिक्कत है या आप सोच रहे हैं कि हम पे राइट नहीं हुआ है, तो नोट्स तो मैंने आपको दिए हुए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वहां से देख के पढ़ लीजिए कौन से में कौन सा काज कर रहा है। इनका फर्क इसलिए कर दिया क्योंकि कोई दिक्कत न रहे। हाँ, पर एक बात मत भूलना, जैसे ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है, ऐसे एक वर्ड आता है अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस, ये भी आता है। और अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस जो होता है वो किसी प्रोटोजोआ से नहीं होता, बल्कि वो तो वायरल डिजीज है। अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन की बजाय अगर यहां मैं वर्ड अमेरिकन ले आऊं और स्लीपिंग सिकनेस रखूं तो ये डिजीज वायरल हो जाएगी। ये नहीं कि कोई न्यूज वायरल हो गई है, वायरल का मतलब बहुत जल्दी फैलना। वायरल ये वर्ड यहीं से आया है। आपने देखे होगा वायरस बहुत जल्दी प्रोपोगेट होता है ना, एकदम जल्दी फैल जाता है, कहीं भी कहीं से कहीं पहुंच जाता है। इसलिए कहते हैं ये फलानी न्यूज वायरल हो गई भाई, एक जगह दूसरी जगह 2 मिनटों में फैल गई, क्योंकि वायरस पे आया ये वर्ड। तो आपने सुन लिया, जो नॉर्मल जो वर्ड होते हैं ये इंग्लिश में भी यूज करते हैं, इनका ओरिजिनली कहां से हुआ है ये भी आपको मालूम पड़ रहा होगा। तो ये जो वायरल हो जाती है ना, ये अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज वायरल डिजीज है, एक्चुअली वायरस से होने वाली, इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा, अब इसमें एक और रह गई है जो प्रोटोजोन डिजीज है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है और आपके सबके में है। मैंने उस डिजीज की पूरी लाइफ साइकिल के सारे से पढ़ाया है, वो है मलेरिया। वर्ड बोला है मलेरिया। मलेरिया तो एक बीमारी है। वैसे अगर मैं मलेरिया को तोड़ दूं ना, तो मैं ब्रेक कर दूं, तो माल का मतलब होता है बैड, और एरिया का मतलब एयर, बैड एयर। क्योंकि पहले ऐसे लोग मानते थे जो स्वयं एरिया होता था, जैसे पोखर हो गई, जहाँ का दलदली भूमि है, तो आप जानते दलदली भूमि मच्छर रहेंगे खूब, उसी एरिया में तो रहते हैं। जहाँ पे पानी बहुत दिन से स्टेगनेंट है वहां मच्छर मिलेंगे, और जब हवा चलती तो मच्छर उठ के आएंगे आएंगे, तो जब किसी को काटेंगे तो उसको डिजीज फैलाएंगे। तो लोगों को ये थोड़ी पता था ये डिजीज स्प्रेड कैसे होती है। तो मैं सोचा ये जो बैड एयर आ रही है उससे फीवर फैल रहा है, उससे ये फीवर फैल रहा है, इसलिए नाम पड़ा उसका मलेरिया। तो ये जो मलेरिया है, आज भी नाम तो मलेरिया है, पर आज आपको उसका कॉजेटिव एजेंट पता है, कैसे हुई ये भी पता है। तो इस मलेरिया की जो लाइफ साइकिल थी पूरी, ये किसने काज किया, कैसे फैलती है, इस बात को बताने के लिए रोनाल्ड रॉस को नोबेल प्राइज दिया गया था 1902। ये ब्रिटिश इंडियन डॉक्टर था। अब कहोगे ब्रिटिश इंडियन आर्मी डॉक्टर, ये भाई साहब सिकंदराबाद हैदराबाद कहते हैं वहां पर काम कर रहे थे। जब काम कर रहे थे कैप्टन थे,
जब नोबेल प्राइज दिया, जब तक मेजर बन चुके थे। तो उन्होंने दो जगह काम किया था, कलकत्ता और सिकंदराबाद। सिकंदराबाद आपका यूपी वाला नहीं है, हैदराबाद सिकंदराबाद, इसको आप हैदराबाद में मानिए आप। हैदराबाद ओल्ड सिटी, सिकंदराबाद न्यू सिटी। तो वो सिकंदराबाद, तो आर्मी वाला की ऑफिसर गलती होती है उस समय आर्मी में, जब ये काम कर रहे थे, कैप्टन थे, जब तक 2-3 साल के बाद मेजर बने, जब इनका नोबेल प्राइज नंबर आ गया। तो इन्होंने पूरी लाइफ साइकिल बताई थी मलेरियल पैरासाइट की। पर वो मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नहीं था, बल्कि वो मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम पेराइकॉक्स था, जो बर्ड में मलेरिया काज करता। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि मलेरिया सिर्फ ह्यूमंस को नहीं होता, चिंपांजी को हो सकता है मलेरिया, मलेरिया बिल्ली को हो सकता है, कुत्ते को हो सकता है, बर्ड्स को हो सकता है, रेप्टाइल को हो सकता है मलेरिया। पर क्योंकि हमने उनका इलाज कौन कराता है, बर्ड्स वगैरह का, तो वो पैराइकॉक्स था जो बर्ड के अंदर देखने वाला, उसमें खोजी थी लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम पैराइकॉक्स। इस मलेरिया को काज करने वाले जो काजिटिव एजेंट हैं, वो एक प्रोटोजोन है। वो कौन है? प्रोटोजोन। इस प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम के अंदर मोर देन 20 स्पीसीज हैं, और वो डिफरेंट काइंड के मलेरिया काज करते हैं, मोर देन 20 स्पीसीज। उनमें से 4 स्पीसीज ज्यादा कॉमन है जिनसे मलेरिया होता है। जैसे भी आपने सुना होगा न्यूज में, अभी कुछ दिन पहले डेंगू फैल रहा है, तो सुने थे ना, डेंगू के जो वायरल है उनके 4 सब टाइप हैं, और कह रहे थे D2 या D3 वाला ज्यादा खतरनाक है, वो हेमरहेजिक है, यानी जो अंदर ब्लीडिंग काज कर देता है। तो इस प्रकार ही इसमें 4 हैं मेन। और उसके लिए अगर आप अपना पेज पलट देंगे अगला नेक्स्ट वाला, तो उसमें 4 के नाम लिखे हुए हैं। एक का नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो मोस्ट कॉमन मलेरिया का करता है। जनरली डॉक्टर जो हमारे को चेक करने हम जाते हैं, दिखाने जाते हैं, सभी में ज्यादातर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का ही होता है, जिससे मलेरिया जो होता है उसे कहते हैं बेनाइन टर्सियन मलेरिया। बेनाइन टर्सियन मलेरिया, जिसमें डेथ रेट सबसे कम है, बहुत कम है। इसके बाद दूसरा मलेरिया जो पॉजिटिव एजेंट है, वो होता है प्लाज्मोडियम ओवेल से। प्लाज्मोडियम ओवेल से, उससे कहते हैं, वहां वर्ड था बिनाइन, यहां वर्ड है माइल्ड टर्सियन मलेरिया। ये पहले वाले से, वाइवेक्स मलेरिया से थोड़ा सा ज्यादा सीवियर है, हल्का सा ज्यादा सीवियर है। एक तीसरा है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। प्लाज्मोडियम मलेरियाई, इससे जो मलेरिया होता है, क्वार्टन मलेरिया होगा, यस, क्वार्टन मलेरिया, क्वार्टन मलेरिया। और ये जो मलेरिया होता है, ये सीवियर होता है। सबसे खतरनाक जो मलेरिया होता है, वो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने जब इसके पेशेंट को, एक मेरे डॉक्टर ने जानकर, उनके यहाँ पेशेंट भर्ती था, तो मैं एक दूसरे पेशेंट को देखने गया। अगर आप में से कोई अलीगढ़ का हो तो जीवन ज्योति हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पे अलीगढ़ में, नुमाइश ग्राउंड के पास। उनका बेटा मैंने पढ़ा था, सार्थक था नाम, डॉक्टर है वो, तो MD हो गया है। तो उसके हॉस्पिटल मैंने देखा, तो मैं एक को देखने गया था, तो डॉक्टर साहब मेरे संग थे। तो क्या हुआ कि एक पेशेंट बड़ा जोर जोर से उसमें से बेड पे उछल चल रहा था और हाई हाई मचा रहा था। मुझसे बोले, सर ये फैल्सीपेरम का मरीज है। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम को ही एस्टिवो आर्टमल मलेरिया कहते हैं। इससे ही ब्रेन फीवर होता है। इसी को ब्लैक फीवर भी कहते हैं, क्योंकि उसकी जो ये कैपिलरी जो होती हैं, उसमें ब्लड इकट्ठा हो जाता है क्लॉट टाइप। और जब क्लॉट टाइप का ऐसा का जब पानी में जाएगा, तो ऐसा देगा जैसे पानी जो बहुत डार्क हो जाए, कोई रेड, तो ऐसा फील होता है, मान लो वो क्या हो गया है,
बिल्कुल डार्क जो ऐसे दिखाते हैं जैसे कि ब्लैक है, इसलिए कहते हैं ब्लैक फीवर। एस्टिवो आटमल मलेरिया कहते हैं, एस्टिवो आटमल मलेरिया, मैलिग्नेंट टर्सियन ब्लैक वाटर फीवर। सबसे ज्यादा डेथ रेट हाई इसी में होती है। ये मलेरिया अफ्रीकन पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है। अफ्रीकन पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताऊं तो तुम कहोगे अफ्रीकन पॉपुलेशन के अंदर ये बहुत ज्यादा है, अफ्रीका में ये बहुत है क्योंकि जंगल वंगल बहुत है तो इसलिए भी है। और ये ट्रॉपिकल कंडीशन की पहचान है, एस्टिवो आटमल मलेरिया, ब्लैक वाटर फीवर भी कहते हैं। आपको एक बात बता दूं, जो अफ्रीकन पॉपुलेशन अगर थोड़ी बहुत इससे बची हुई है, रेजिस्टेंट है, जो रेजिस्टेंट है, उसका कारण क्या है? उसमें सिकल सेल अनीमिया की हीटेरोजाइगस कंडीशन है। जब उनमें माइनर अनीमिया या हीटेरोसाइकल सिकल सेल अनीमिया हो, SCASVS, ये हीटेरोजाइगस सिकल सेल है। क्योंकि देखिए जो प्योर सिकल सेल है वो है HbS और नॉर्मल हीमोग्लोबिन है HbA। तो जहां पे दोनों चीज HbA जीन है वो तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होती है ब्लड में। एक ऐसा जिसमें एक तो नॉर्मल जीन है ए और एक है एस वाला, तो उसको कहते हैं हीटेरोजाइगस। और एक है HbS। ये दोनों जब ये हो तो उसका आदमी का तो बचना मुश्किल है, क्योंकि वो तो ऑक्सीजन कैरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि पूरी पूरी आरबीसी सिकल सेल होती हैं। तो ये एस्टिवो आटमल ना हो, कुछ लोगों में क्या हो जाता है, ये कंडीशन हीटेरोसाइकल होती है जिसमें 50% ऑक्सीजन ले जाने का काम ये HbA करेगी, ये HbS नहीं करेगी। तो ऐसी कंडीशन को हीटेरोजाइगस स्टेट कहते हैं। तो जब ये किसी अफ्रीकन पॉपुलेशन में ये कंडीशन 30% होती है, ये 30% के करीब है या इससे थोड़ी बहुत कम हो सकती है, हम ये मानते हैं ये जीन इतना प्रेजेंट है अफ्रीकन में। तो जब इतना 20 से लेके 30% है तो उस जनसंख्या में वो रेजिस्टेंट होता है HbS होने से, किससे? फैल्सीपेरम मलेरिया से। तो कम से कम उस बीमारी से तो बच जाएगा। तो ये इसकी एक किस्म की क्या है? कंपनसेशन, यानी एक किस्म की कंपनसेशन कि भाई ठीक है, ब्लड कम ऑक्सीजन ले जा रहा है, एक जगह तो नुकसान है पर एक जगह फायदा भी है। वो फायदा क्या है? वो फायदा ये है कि वो कम से कम वो आटमल मलेरिया या फैल्सीपेलम मलेरिया से रेजिस्टेंट है। एस्टिवो आटमल मलेरिया तो मार देगा, डेथ रेट बहुत हाई है। तो ये नेचर के द्वारा है, किसी ने किया नहीं है। इसलिए नेचर में इसलिए कहा गया कि म्यूटेशन होती हैं, ये नहीं ये सभी हैं। कईयों के अपने एडवांटेज होते हैं किसी और रूप में, किसी के कई होते हैं, कई म्यूटेशन किसी को कंपनसेट करने के लिए होती हैं। म्यूटेशन का मतलब होता है परमानेंट जेनेटिक चेंज, जो होता है जो टाइप में परमानेंट जेनेटिक चेंज इन द जीनोटाइप ऑफ ए पर्सन which occurs by the other than simple genetic recombination, उसको छोड़ करके किसी से भी वो मेथड से, तो वो म्यूटेशन नेचर में होते रहते हैं। तो जब ये म्यूटेशन हो जाते हैं तो उसमें से एक म्यूटेशन होकर के क्या हो गया था, HbA-HbS बन गया था। तो ये जो हीटेरोजाइगस स्टेट थी, ये अफ्रीकन जनसंख्या में बेनिफिट भी प्रोवाइड कर सकती है कुछ लोगों में। वो किस चीज से बचाती है उसको? फैल्सीपेरम मलेरिया से, जो कि बहुत ही खतरनाक किस्म का मलेरिया होता है, उससे बचाती है। अब ये जो मलेरिया होता है जिस प्रोटोजोन से होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। और आपने देख लिया मलेरिया जो 4 प्रकार के स्पीसीज थे, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स था, एक प्लाज्मोडियम ओवेल था, एक प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम था,
और एक प्लाज्मोडियम मलेरिया था। और चारों में जो सबसे खतरनाक था आपने देख लिया, वो फैलेसीफेरम था। और जो मोस्ट कॉमन हमारे इंडिया में है, ये अफ्रीका में बहुत है। इंडिया में या हमारे यहाँ पर जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है प्लाज्मोडियम वाइल्ड्स, जिसमें डेथ रेट कम है। आप बताओ, ये है हमारे। तो हम जनरली जो लाइफ हिस्ट्री पढ़ते हैं वो प्लाज्मोडियम वाइल्ड्स पढ़ते हैं। तो मैं हर किसी की लाइफ हिस्ट्री के बारे में इसलिए बताऊंगा क्योंकि बेटा मलेरिया बहुत कॉमन है। आप में से ईश्वर के आईएएस बने, उससे सेक्रेटरी बने हेल्थ में उसमें, तो ये जितने ये सेक्रेटरी वेक्रेटरी होते हैं इनको सबके जो कम्युनिटी मेडिसिन में क्या यूज हो रहा है सब पता होता है। क्योंकि आगरा के एक जो है सेंट जॉन कॉलेज से फिजिक्स के किए हुए थे मिश्रा जी, जो कि यूपीएससी मेरे बोर्ड के अंदर भी बैठे थे, वो हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी रहे हुए थे। तो उनको इतनी जानकारी थी, जब उन्होंने इंटरव्यू में पूछा तो उन्होंने पूरी लास्ट तक पूछ ली थी। एमडी डॉक्टर भी परेशान थे, भाई इसको ये आईएएस आदमी, इसको जानकारी कैसे है, और वो भी फिजिक्स का था। सेंट जॉन कॉलेज आगरा से फिजिक्स में थी एमएससी। यूपीएससी के वो जो है मेंबर बन गए थे, उनको बुला लेते थे, उन्होंने बड़े, वो जब कभी डॉक्टर से क्वेश्चन पूछते थे तो बिल्कुल डिजाम कर दिया करते थे। मुझे खुद ही पता, जब मेरे से पूछा था खराब कर दी थी। तो जब बच्चे निकल के आते थे पूछे रहे यार वो गंजे ने क्या पूछा है, ये कहते थे, अरे मैंने कि यार दिमाग खराब कर दिया, ये कहते थे। एक मेरे दोस्त थे, अगले साल उनका हुआ था, उस साल बोले यार पूरी चीज पूछ के गिर दी। बोले मुझे क्या बताते, इनको ये भी आता है। मालूम पड़े वो हेल्थ सेक्रेटरी थे उससे पहले। तो ये मलेरिया तो एक ऐसी चीज है, मलेरिया एक कॉमन है भाई, इंडिया में हर जगह फैल रहा है। डेंगू मलेरिया तुम देख रही हो हर जगह, आई आए हो रही है। यूपी में तुम देख देख लो, कभी कहते हैं मिस्टिक फीवर हो गया, कुछ हो गया, अब मलेरिया उसको फ्यूमिगेशन करने के चलते हैं। तो इसकी लाइफ साइकिल जो होती है, लाइफ साइकिल मतलब पूरी कैसे होती है, तो लाइफ साइकिल के दो होस्ट है इसकी लाइफ साइकिल की। तो इसकी लाइफ साइकिल है डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल है डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक का मतलब होता है बच्चों, जो दो होस्ट में लाइफ साइकिल पूरी हो, और जहां वर्ड आ जाए मोनोजेनेटिक, इसका मतलब सिंगल में हो। जैसे एक आपको बताऊं आगे हेलमेट दी जाएगी, जिसे कहते हैं एस्केरियसिस, एस्केरियसिस वो होगी मोनोजेनेटिक। वो ह्यूमन में घुस जाएगा, वहीं से बाहर आ जाएगा, अपनी लाइफ साइकिल पूरी करेगा, आ जाएगा, वो होगा मोनोजेनेटिक। मलेरियल पैरासाइट अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है तो इसको दो होस्ट चाहिए, एक ह्यूमन चाहिए, एक मच्छर चाहिए। और लास्ट टाइम आपको बता के गया था, जनरली फीमेल मच्छर है जो फैलाते हैं। और यहाँ पर जो फीमेल मच्छर है मलेरिया पैरासाइट के लिए, वो एनोफ्लीज स्टीफांसी है। आपके लिए यहाँ पर स्टेज में एनोफ्लीज भी चलेगा खाली, क्योंकि तो जो मेजर जो स्पीसीज है वो एनोफ्लीज स्टीफांसी है। कोई बात नहीं, एनोफ्लीज चलेगा, एनोफ्लीज मच्छर, मादा मच्छर। आपको ये बता दूं, जो मैन है वो सेकेंडरी होस्ट है, और जो मादा मच्छर है वो प्राइमरी होस्ट है। बड़ी अजीब बात है भाई। क्यों अजीब बात है, जनरली जितनी प्रोटोजोन डिजीज होती है ज्यादातर उनमें मैन प्राइमरी होस्ट होता है। मैन कौन है, वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट या मैन जहां भी होगा डिजीज में, वो जनरली प्राइमरी होता है। और जो इनवर्टिब्रेट मच्छर, क्योंकि इनवर्टिब्रेट है, वो जनरली सेकेंडरी होता है। पर यहां होता है, ऐसा क्यों भाई, ये तो नहीं बता सकता ऐसा क्यों। पर मैं बताता हूं प्राइमरी की डेफिनेशन क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है। भैया प्राइमरी होस्ट उसे कहते हैं जिसमें कोई भी पैरासाइट अपनी सेक्सुअल फेज कंप्लीट करता हो या उसका सेक्सुअल साइकिल होता हो। तो मैन के अंदर सेक्सुअल साइकिल नहीं होता, मैन के अंदर इसका ए सेक्सुअल साइकिल होता है। मच्छर के अंदर, फीमेल मच्छर में इसका सेक्सुअल साइकिल होता है। तो जब फीमेल मच्छर में या इन्वर्टिब्रेट में सेक्सुअल साइकिल हो रहा है तो वो कौन हुआ, डेफिनेट होस्ट। वो कौन सा हुआ, प्राइमरी होस्ट। और मैन कौन हुआ, सेकेंडरी होस्ट। तो मैन यहां पर सेकेंडरी होस्ट है।
और जितने जो पैरासाइट थे जनरली, उसमें वर्टिब्रेट या मैन जो होते हैं उनमें सेक्सुअल साइकिल होती है किसी पैरासाइट, इसलिए वो प्राइमरी होस्ट होते हैं। पर यहाँ पे रिवर्स कंडीशन है। हाँ, पर एक बात है, यहाँ पे मच्छर को मलेरिया नहीं होता, वो होता मैन को ही है। तो क्लिनिकली मलेरिया तो मैन को होता है। क्लिनिकली डॉक्टर क्या कहते हैं, वी आर नॉट कंसर्न, वी आर कंसर्न विद द बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी सब्जेक्ट के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये मैंने पहले बात बता, मलेरियल पैरासाइट है, ये अपनी जो लाइफ साइकिल दो होस्ट में पूरी करता है, जो दो होस्ट में पूरी करता है उसमें मैन सेकेंडरी होस्ट है, और मच्छर जो फीमेल एनोफ्लीज है वो जो है प्राइमरी होस्ट है। क्योंकि फीमेल होस्ट में सेक्सुअल साइकिल होती है और कंप्लीट भी होती है। मैन में एक्चुअली सेक्सुअल साइकिल जस्ट बिगिन हो पाती है, कंप्लीट नहीं होती। कंप्लीट तो कहाँ होती है, ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल साइकिल मैन में बिल्कुल नहीं होती। हाँ, सेक्सुअल साइकिल की बिगिनिंग जैसे जिनको कहते हैं गैमोन्स, जो आरबीसी में मलेरियल पैरासाइट को जाते हैं गैमोन्स, बस वो गैमोन तक पहुंच पाते हैं। पर गैमिटोजेनेसिस, गैमेट का बनना, फिर उनकी फर्टिलाइजेशन होना, ये सब मॉस्किटो के अंदर होता है। तो सेक्सुअल साइकिल वहां होती है। इसलिए फीमेल एनोफ्लीज सेकेंडरी होस्ट न होकर के प्राइमरी होस्ट है, और मैन प्राइमरी होस्ट न होकर के सेकेंडरी होस्ट है। एक बात तो ये जान लो, बहुत शॉर्ट बताऊंगा पर समझा दूंगा। थोड़ा इस साइकिल के बारे में हल्का सा बता देता हूँ, हल्का सा इसलिए क्योंकि इसके आने की इसमें से कई चीजें पूछ लेते हैं। अच्छा, अब ये मान के चलिए हम ये लेके चलते हैं, क्योंकि मच्छर से जो फैलता है रोग मलेरिया, ये ह्यूमन को होता है। अब मान लो मच्छर इस पर हाथ पा के बैठ गया, फीमेल एनोफ्लीज। एक और बात है, फीमेल एनोफ्लीज को और औरों को कैसे फर्क करेंगे, इसके चक्कर में नहीं पड़ रहे हम सिर्फ ये कह रहे हैं फीमेल एनोफ्लीज हाथ में बैठ गया, और हाथ में बैठा तो उसने यहाँ बाइट किया। बाइट का कोई दांत नहीं होते, पर उसको हम बाइट की वर्ड बोलते हैं, क्योंकि उसके जो प्रोबेसिस होते हैं वो अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। और जैसे ही वो इंट्रोड्यूस करता है तो साथ साथ में एंटी कागुलेंट भी छोड़ता है, क्योंकि उसे तो ब्लड चूसना है ना। जब वो फीमेल एनोफ्लीज ब्लड चूसेगी तो ऐसा है कि ब्लड जो चुपचाप चलता रहे, कहीं वो क्या ना हो जाए, कागुलेट ना हो जाए, पहले ही एंटी कागुलेंट उसमें ब्लड में छोड़ देगी। पर जब एंटी कागुलेंट छोड़ेगी तो उसी समय अपनी लाइब्रेरी ग्लैंड से अंदर मलेरियल पैरासाइट छोड़ देगी, ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड में। तो ह्यूमन ब्लड में जब वो मलेरियल पैरासाइट छोड़ेगी तो उसको कहते हैं इन्फेक्टिव मलेरिया पैरासाइट, उसका नाम है स्पोरोजोइट, उसका नाम है स्पोरोजोइट। ये जो स्पोरोजोइट जो मैं बोल रहा हूं बच्चों, इसमें आपको जो मैंने पेज भेजा था, यहां पर वन से लिखा हुआ है, ये ऐसे यहाँ इंट्रोड्यूस करता हुआ दिखा रखा है वन से। आपको ये वैसे देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी किसी को देखना हो तो ये ऐसे यहाँ से चलेगा, यूं चलता है, लीवर में जाएगा पहले, लीवर से निकल करके फिर ये आरबीसी में जाएगा, आरबीसी में जब अपना तोड़ फोड़ मचा करके बाहर आएगा, गैमोन्स बनाएगा और वेट करेगा फीमेल एनोफ्लीज की आ और मुझे पिकअप कर। तो जब फीमेल एनोफ्लीज ब्लड चूसने आएगी तो सारी स्टेज जाएंगी, बस एक गैमोन्ट बचेगी। वो गैमेट्स जाकर के स्टोमक में रिलीज होकर के गैमेट्स बनाएगी, वो गैमेट्स यूनाइट होंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट स्टोमक की वाल में जाके बैठ जाएगा, तो वहां जाकर के एक सिस्ट बनाएगा, और वो सिस्ट में जाकर के मल्टीपल फिशन से दुनिया भर के स्पोरोजाइट बनेंगे, वहां चले जाएंगे, फिर वो स्पोरोजाइट फिर से काटना चालू करते, इस तरह साइकिल होगी। तो अभी मैंने जो इतनी तीव्र गति से बोला है, तो मैं भी जानता हूं आपके समझ में नहीं आया होगा, तो इतनी तेज स्पीड से नहीं आता भाई, किसी को पहली बार बता रहे हो। पर मैंने ये आपको ये जो दिखाया था इसलिए दिखाया था क्योंकि मैं जब यहाँ बनाऊंगा तो समझिए दिक्कत क्या होती है, जब मैं बोर्ड की साइड मूव करता हूं तो क्या है कि उनको सुनाई देने में दिक्कत हो जाती है आप सभी को। तो इसलिए मैंने ये उपाय निकाला है कि ऐसा मेरा फेस आप करेगा, तो मेरे तो दिमाग में पिक्चर है ये, और आपके यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है आपके इसमें, तो आप चाहे तो इस ऐसे उस पिक्चर को लेकर के आप उसमें से देख भी सकते हैं।
भाई जो मैं आपको फोटो खींच के भेजता हूँ, इन फोटो को आप निकलवा लो, इन पेजेज को, और पेजेज अपने हाथ में ले लो उनको, फोटो स्टेट को, और फोटो स्टेट के लेके बैठ जाइए आप आराम से। मैं वीडियो बनाऊंगा, सुनते भी रहिए और उसमें से देखते भी रहिए, आप दोनों काम कर सकते हैं। नहीं तो कोई बात नहीं, फ्री में कोशिश करता हूँ आपको, ये मैंने बता दिया, ये दिया हुआ, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ, तो ये जो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज मानी जाती है डायजेनेटिक साइकिल में, मैन के अंदर इन्फेक्टिव स्टेज होती है प्रोटोजोन की, उसे स्पोरोजोइट कहते हैं। जैसे ही वो मच्छर खून चूसने आया और उसने स्पोरोजोइट अंदर डाल दिए ब्लड में, ब्लड का मतलब वो कोई आरबीसी में नहीं गए, अभी वो प्लाज्मा में है। अब वो आधा घंटा बाद वो स्पोरोजोइट ब्लड के प्लाज्मा को छोड़ करके लीवर के अंदर घुस जाएंगे। यही स्पोरोजोइट आधा घंटे बाद, सिर्फ हाफ एन आवर के बाद इसमें चले जाएंगे लीवर के अंदर। अब लीवर में जब ये मल्टीपल फिशन करेंगे यानी तोड़फोड़ मचाएंगे, तो लीवर से निकल के जो बाहर को आएंगे उन्हें कहते हैं क्रिप्टोमीरोजोइट। क्या कहते हैं? क्रिप्टोमीरोजोइट। पहली बार लीवर का चक्कर काट के आए, और मान लो क्रिप्टोजोइट ने एक बार चक्कर काट के फिर दोबारा चक्कर काटा, तो यहाँ मेटा वर्ड और लग जाएगा, मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट। तो इसलिए दो होते हैं, चाहे तो क्रिप्टोमीरोजोइट या मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट। क्योंकि ये जो मेटा क्रिप्टोजोइट या क्रिप्टोमीरोजोइट आरबीसी से पहले हुआ है, इसलिए इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक स्काइजोगोनी। प्री का मतलब होता है आरबीसी से पहले, इरिथ्रोसाइटिक का मतलब होता है आरबीसी, प्री का मतलब उससे पहले, आरबीसी से पहले। स्काइजोगोनी, स्काइजोगोनी इस प्रोसेस को कहते हैं पूरे को, जो ये एसेक्सुअल प्रोसेस हो रहा है। तो इसको बोल दिया हमने, लीवर में जो प्रोसेस हुआ उसे कहते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक स्काइजोगोनी, और निकल के बाहर को आए क्रिप्टोमीरोजोइट या मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट। मेटा वर्ड कब यूज किया था? जब लीवर में दो बार चक्कर मारा था उसने, बजाय एक एक बार मारने के। यानी क्रिप्टो एक बार लीवर को तोड़ के बाहर आ गए तो नाम पड़ा क्रिप्टोमीरोजोइट, फिर लीवर सेल में गए बहुत जी सिनुसाइड में, तो जब बाहर को निकलेंगे नाम आता है मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट। अब ये क्रिप्टोमीरोजोइट या मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट ये आरबीसी में जाएंगे। तो आरबीसी से जब ये बाहर निकल के आएंगे, आरबीसी को रप्चर करके आएंगे, यही मलेरियल पैरासाइट। तो उस समय इनको बोलेंगे मीरोजोइट्स। खाली खाली क्या बोलेंगे? आरबीसी को रप्चर करेंगे, क्या आएंगे? मीरोजोइट। तो इनको आरबीसी में जब ये, तो उस साइकिल को क्या बोलते हैं? जब आरबीसी में पूरे में घुसे तो एकदम एक दिन में तो ये कोई एक मिनट में तो काम हो नहीं जाएगा, घुसेंगे क्रिप्टोमीरोजोइट या मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट। तो आरबीसी में जो साइकिल को पूरी करेंगे, तो प्री वर्ड हटा दो वहां से, वहां वर्ड था लीवर में प्री इरिथ्रोसाइटिक स्काइजोगोनी, तो यहां बोल दोगे इरिथ्रोसाइटिक स्काइजोगोनी। क्यों? क्योंकि ये आरबीसी में स्काइजोगोनी है। अब ये जो आरबीसी में स्काइजोगोनी है, इसका टाइम, इसी को साइकिल ऑफ गोल्जी भी कहते हैं, क्योंकि गोल्जी साइंटिस्ट ने खोजी थी, साइकिल ऑफ गोल्जी भी कहते हैं। ये साइकिल ऑफ गोल्जी का टाइम कितना होता है? तो ये टाइम पीरियड के लिए हमने यहाँ जो कंपेरिजन में पहले दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है कि जो तीनों थे मलेरियाई को छोड़ करके, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, इनमें 2 दिन लगते हैं यानी 48 घंटे, और जबकि मलेरियाई में 48 लग करके 72 घंटे लगते हैं। तो ये तो टाइम पीरियड की बात है। अच्छा एक बात सुनिए, जो क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, वो क्या पूछता है कि जब आरबीसी को रप्चर करके निकल के आती है, तो वहां पर जो पिगमेंट निकलती है उस समय अनयूज्ड हीमोग्लोबिन की और दुनिया भर के जो पिगमेंट्स की निकलती हैं साइटोप्लाज्म यानी चीज, उन्हें हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल्स कहते हैं, या हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल्स को ही मलेरियल पिगमेंट कहते हैं। तो मलेरियल पिगमेंट, ये याद रखिए, लीवर में नहीं निकलती, ये आरबीसी में निकलती हैं, हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल्स।
या जिसे हम मलेरियल ट्रीटमेंट कहते हैं। क्योंकि जब मलेरिया होता है उससे पहले फुरफुरी सी आती है। जब आरबीसी जब रप्चर होती है तो अनीमिक कंडीशन होती है। अच्छा, अब कई लोगों में क्या, एक बार साइकिल में उसने चक्कर काटा और पहले ही उसमें खून कम था तो जल्दी मलेरिया के सिम्टम आने चालू हो जाएंगे। किसी आदमी की बॉडी मजबूत है, इम्यून सिस्टम मजबूत है, इम्यून सिस्टम जो निकल जाएंगे न्यूरोजॉइड। तो इसलिए यहाँ पे एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है इनक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड उसे कहते हैं पैरासाइट बॉडी में घुसा था, घुसा तो ब्लड में था, ब्लड का मतलब वो कोई आरबीसी में नहीं था, यानी समझे बॉडी में इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद डिजीज के आए पहली बार सिम्टम, उसको कहते हैं इंक्यूबेशन। क्यों कहते हैं, तो उसमें दोनों चीज आ जाएंगी, फीवर की साइकिल भी आज आज जाएगी और ये आरबीसी की साइकिल भी आ जाएगी। आरबीसी की साइकिल कितनी आ जाएगी, क्या एक चक्कर की आएगी, ये बॉडी की इम्यूनिटी पे पता नहीं, उसको तीन तीन बार चार चार बार चक्कर, एक बार में ही दो दो दिन चले चले जाते हैं। कईयों में हो सकता है तीन चक्कर लगाने पड़ जाए, तो 6 दिन तो यही हो गए, और उसमें जो उसने टाइम रखा है 5 से लेकर 10 दिन का, वो भी जोड़ जोड़ दो, उसको कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। तो इनक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कोई भी पैरासाइट जब बॉडी में इंट्रोड्यूस हुआ, बॉडी में इंट्रोड्यूस के बाद किसी डिजीज के पहले सिम्टम्स आए, वो टाइम इंटरवल पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जो कि इसमें एक प्लाज्मोडियम ओवेल में तो ये ऐसा माना जाता है 2 वीक के करीब करीब होता है, और इतना ही प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में होता है। बाकी ये पीरियड वेरिएबल होता है, वो कंपेरिजन में हमने दिया हुआ है, तो इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करूंगा। हाँ, एक वर्ड और होता है, प्री डेटेंट, प्री पेटेंट पीरियड। प्री पेटेंट पीरियड क्या होता है कि बॉडी में इंट्रोड्यूस करने के बाद मलेरियल पैरासाइट को कितने दिन लगे, उसके बाद वो पहली बार जब आरबीसी में जाएगा, तो यानी आरबीसी के टाइम को छोड़ करके जो टाइम पीरियड उसने लीवर की प्री लिथोसाइटिस काइजोगोनी में पास किया है, वो पीरियड, यानी इंक्यूबेशन के पीरियड में से जो आरबीसी का पीरियड था उसे माइनस कर दो आप, तो वो पीरियड जो है प्री पेटेंट पीरियड बन जाता है। वो ये होता है, ये मैंने बताया आपको, ये मैंने बता दिया आपको। हाँ, पर आगे सुनिए आप। अब जब ये मीरोजॉइट, देखो कि आरबीसी रप्चर हुई और मीरोजॉइट आगे बाहर को, मैं जरा इसे गेट को इसलिए बंद कर रहा हूँ बेटा, क्यों पीछे मंदिर है तो लोग क्या करते हैं, मंदिर के नाम पर इस हिंदुस्तान में कितनी भी जोर से बजाइए कोई टोकने वाला नहीं है। वहां पीछे क्या है, अपने आप ही चालू कर देते हैं। मैं 1 मिनट बंद करके आ रहा हूँ। हाँ जी, तो अब मैं आपको बता रहा था कि जो मीरोजॉइट्स हैं, अब ये जब मीरोजॉइट बाहर के निकल के आ गए, आरबीसी को रप्चर करके आ गए, आरबीसी रप्चर होने लग गई, तो मलेरियल पैरासाइट ये फील करता है कहीं ऐसा ना हो यार ये आदमी मर जाए तो मैं भी मर जाऊंगा संग में। तो मलेरियल पैरासाइट बड़ा इंटेलिजेंट होता है। हर एक पैरासाइट, एक बात आप याद याद रखना, पैरासाइट कभी भी अपने होस्ट को मारता नहीं है। फिर तुम कहोगे सर उसमें फिर डेथ क्यों हो जाती है। अगर पैरासाइट अपने होस्ट को नहीं मारता है, फिर डेथ क्यों हो जाती है। बहुत से लोगों में लोग मरते नहीं है क्या, मरते कब हैं, वो सेकेंडरी इंफेक्शन से। किससे मरते हैं, सेकेंडरी इंफेक्शन से। तो बॉडी वीक हो जाती है बहुत ज्यादा, तो उस समय कोई भी अपॉर्चुनिस्ट बॉडी में आते हैं वो मार देते हैं। इसलिए एक सक्सेसफुल पैरासाइट कभी भी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को नहीं मारती है, ये काज है। तो इसलिए कोई भी सक्सेसफुल पैरासाइट, क्यों, अगर उसको मार देगा तो खुद की भी तो मौत हुई जाएगी ना होस्ट के साथ। तो इसलिए उसको क्या फील होता है कि भाई आरबीसी कई चक्कर मार दिए, बार बार मार दिए, कहीं ऐसा ना हो ये आदमी मर जाए। तो वो कहता है मैं अपने आप को बचाऊं। तो इंस्टीड ऑफ वो मीरोजॉइट आरबीसी को किल करने के, फिर से चक्कर काटते आरबीसी को मारते, वो खुद आरबीसी में घुस जाते हैं
और वह गोल गोल होके बैठ जाते हैं, राउंड शेप कर लेते अपने आप को। जब ये राउंड शेप कर लेते हैं और आरबीसी में घुस जाते हैं, उनको बोलते हैं गैमोन्स। तो गैमोन्स दो प्रकार के होंगे, एक मेल गैमोन्स और एक फीमेल गैमोन्स। मेल गैमोन्स या फीमेल गैमोन्स, इनके लिए दो वर्ड यूज किए हुए हैं, हमने आपको यहां बता भी रखा है। देख रहा हूं मैंने ये वर्ड यूज किया है कि नहीं किया है। हाँ, लिखा हुआ है, गैमोन्स यूज किया हुआ। गैमोन्स के लिए एक वर्ड और यूज किया है, गैमिटोसाइट। गैमिटोसाइट बोलो जो गैमिट प्रोड्यूस करेगा। अभी गैमिट नहीं प्रोड्यूस कर, राउंड राउंड होते हैं, गैमोन्स हो गए, एक मेल एंड फीमेल। मेल को माइक्रो और फीमेल को मैक्रो, ये वर्ड होते हैं। अब ये गैमोन्स वेट करते हैं कि आप अच्छा पिकअप कर और हमें ले जा। फीमेल एनोफ्रीज की वेट करते हैं। अब तुमको कोई जरूरत थोड़ी है फीमेल एनोफ्रीज आएगा विजिट करने के लिए ह्यूमन। अगर वो क्यूलेक्स आया तो, अगर एडीज आया तो, अब क्यूलेक्स एडीज कोई भी आएगा, जब वो ब्लड चूसेगा सारी स्टेज जाएंगी और उसके स्टोमक में जाकर के सारी स्टेज नष्ट हो जाएंगी, तो साइकिल आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक बात। अब वो मच्छर हैपन टू बी 7 दिन के भीतर भीतर आना चाहिए, बीच के भीतर भीतर। अगर नहीं आए तो यही गैमोन्स खत्म हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब गैमोन्स से क्या 7 दिन के भीतर यानी 1 वीक के अंदर फीमेल एनोफ्रीज आ गई, और जैसे ही फीमेल एनोफ्रीज आई तो उसने जब ब्लड चूसा तो ये सारी स्टेज जितनी थी, लीवर वाली भी और इस वाली भी, सब चली जाएंगी, और वो जैसे ही चूस के उसके किसमें जाएंगी, स्टोमक। आपको ये बता दूं, इसमें ब्लड वास्कुलर सिस्टम ओपन होता है क्योंकि इंसेक्ट है, तो कंडीशन होती है वहां पे हीमोसील, कंडीशन होते है हीमोसील। हमारे हम क्योंकि मैमाल्स हैं, हमारे अंदर जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम क्लोज्ड है, उनके अंदर ओपन है, क्यों कैपिलरी नेटवर्क नहीं होता वहां, तो उसको कहते हैं हीमोसील। बॉडी कैपिलरी और ब्लड मिक्सअप होता है, तो उसमें पहुंच जाएंगी वो स्टोमक में। कौन? गैमेट, फीमेल और मेल गैमेट और सारी स्टेज। तो इन स्टेज को छोड़ करके सारी स्टेज जो गैस्ट्रिक जूस है उनको नष्ट कर देगा। अब ये दो स्टेज बचेंगी, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। अब ये क्या करेगा, उनका गैस्ट्रिक जूस इसकी आरबीसी को रप्चर करके और गैमेट्स को बाहर निकाल लेगा। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बाहर आ जाएंगे, दोनों फीमेल एंड मेल गैमेट्स दोनों बाहर आ गए। अब तुम लोग बाहर आके इनका क्या होगा? अरे बाहर आकर के ये गैमेटोजेनेसिस करेंगे। गैमेटोजेनेसिस, गैमेट बनाएंगे, एक मेल गैमेट बनाएंगे, एक फीमेल गैमेट बनाएंगे। ये कार्बन 24 घंटे में हो जाएगी, और वो गैमेट जब फ्यूज हो जाएंगे तो जाइगोट बन जाएगा। ये सारी कार्रवाई हीमोसील जो स्टोमक की है उसमें हो रही है, और जैसे ही जाइगोट बना, बड़ा अजीब बात है, एनिमल किंगडम में पहली बार ऐसा जाइगोट देखा है जो मोटाइल होता है। नहीं, जनरली जाइगोट मोटाइल नहीं होता। मोटाइल जाइगोट ये थोड़ी देर चलता है, जिसे वर्मिक्यूल कहते हैं, और जाकर के ये जो स्टोमक की वाल होती है उसमें जाके बैठ जाता है। किसकी वाल? स्टोमक की वाल। अरे भाई, जब ये फीमेल एनोफ्रीज में, तो वो वॉल भी तो स्टोमक की वाल उसी की होगी ना, फीमेल की, मॉस्किटो एनोफ्रीज की। उसमें जाके बैठ जाता है। जब वहां बैठ जाता है तो वहां बाहर उसके बैठने के बाद ये अंदर जो है ये जाएगा, फिर ये राउंड शेप का हासिल कर लेता है शेप, और शेप राउंड शेप कर उसके बाद एक सिस्ट वॉल बना लेता है। और जब ये सिस्ट वॉल बनाता है, सिस्ट वॉल बनाने के बाद यही जाइगोट, सिस्ट वॉल बनाने के बाद आगे जाके इसके जाइगोट में मियोसिस होती है, 4 बन जाते हैं, 4, 1 2 3 4। फिर होती है मल्टीपल फिशन। उस मल्टीपल फिशन में दुनिया भर के स्पोरोजोइट्स बन जाते हैं, न्यूमिरस, several hundred or thousands of these sporozoites are found। कुछ स्पोरोजोइट हीमोसील में घूमते रहते हैं, कुछ लाइफ ग्लैंड में जाके इकट्ठे हो जाते हैं।
और जो स्पोरोजोइट, बैठ जाइए, जो स्पोरोजोइट इकट्ठे हो जाते हैं वो स्लाइवरी ग्लैंड में चले जाते हैं, और जब मच्छर को चांस मिलता है तो वो ह्यूमन को काटता है, तो स्पोरोजोइट बॉडी में उसका साइकिल पूरी हो गई। अब है क्या, ये जो स्पोरोजोइट थे यहां से गैमेटोजेनेसिस के बाद मोटा है जाइगोट जब बैठा था स्टोमक में, वहां से लेकर के स्पोरोजोइट बनने तक की जो स्टेज थी उसको कहते हैं स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी, तो इसका मतलब 3 स्टेज होती हैं पूरी लाइफ साइकिल में प्लाज्मोडियम के। एक होती है स्काइजोगोनी, जो कहां होती है, ह्यूमन के अंदर। दूसरी होती है गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन, ये होती है फीमेल एनोफ्लीज के हीमोसील में, स्टोमक के हीमोसील में। और तीसरी होती है स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी वो स्टोमक वाल में होती है, जो है फीमेल एनोफ्लीज के। तो ये दोनों स्पोरोगोनी और गैमेटोजेनेसिस मच्छर में, मादा मच्छर में, और स्काइजोगोनी ह्यूमन में। तो पहले स्काइजोगोनी बिगिन किससे होगी, स्पोरोजोइट से, और स्काइजोगोनी एंड किससे होगी, मीरोजोइट से। गैमेटोजेनेसिस की बिगिनिंग किससे होगी, गैमोट से। इसका एंड किससे होगा, जाइगोट से। इसकी बिगिनिंग किससे होगी, स्पोरोगोनी की, से। एंड किससे होगा, स्पोरोजोइट से। स्पोरोजोइट से तो यानी इस तरह का जो पूरा साइकिल है, इस साइकिल को पूरे को रोनाल्ड रॉस ने बताया था। अब देखो कहां ह्यूमन कहां मच्छर, तो दोनों को पूरा करने में कितना टाइम लगा होगा। उससे पहले बहुत हिंदी दिए होंगे, लोगों ने बहुत काम किए थे। ऐसा नहीं उसने आया वो आया उसने 2 मिनट बता गया। उससे पहले बहुत साइंटिस्ट थे, मैनसन था, पेपर था, और भी थे लोग, तो बहुत नाराज थे। साइकिल ऑफ गोल्ड जीतने वाला भी था, बहुत लोगों को, पर अंग्रेज था तो इसको नोबेल प्राइज मिल गया था। मच्छर और ह्यूमन का क्या संबंध, तो इतना दे करके इसको नोबेल प्राइज दिया था रोनाल्ड रॉस को। इसमें ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन में जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो है स्पोरोजोइट, और जो बाहर निकल के आते हैं मीरोजोइट। और मीरोजोइट जब आरबीसी में जाके गैमेट बना देते हैं तो वो मच्छर में चले जाते हैं, और मच्छर में जाकर वो गैमेटोजेनेसिस करते हैं, गैमेट फॉर्मेशन होता है, और वहां फर्टिलाइजेशन होती है, इसलिए सेक्सुअल फेस होगा, इसलिए वो प्राइमरी होस्ट है। उसके बाद में वही जाइगोट स्टोमक की वाल में जाके बैठ जाता है, वहां पर वो मल्टीपल फिशन करता है, ऐसे प्रोसेस को स्पोरोगोनी, और निकल के बाद आते हैं स्पोरोजोइट। वो स्पोरोजोइट फिर से तैयार हो जाते हैं ह्यूमन को इन्फेक्ट करने। इस तरह की लाइफ साइकिल पूरी। ये बात तो ये हुई। अब क्वेश्चन ये उठता है, किसी में मलेरिया हो गया, क्या हो गया, मलेरिया। तो मलेरियल फीवर का जो नाम होता है जनरली, इसको कहते हैं पैरोक्सिस्मल फीवर। पैरोक्सिस्म फीवर या पैरोक्सिस्मल फीवर। इस पैरोक्सिस्मल फीवर जो होता है ये 5 से 6 घंटे का होता है, जिसमें 3 स्टेज होती हैं। कितनी स्टेज होती है, 3 स्टेज। और ये 3 स्टेज स्टार्टिंग होती है, पहले स्टेज है कोल्ड, जिसमें आपको तो बॉडी बहुत कांपती है, शिवरिंग होती है, शिवरिंग, ठंड लगती है, और रजाई घेर दे भैया, कंबल घेर दे, कोल्ड कुछ टाइम तक चलता है। उसके बाद आदमी में एकदम की हॉट स्टेज, इसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है 104 फ़ारेनहाइट तक, पूरा शरीर तप रहा है। तीसरी स्टेज स्वेटिंग, एकदम से पसीना। तो ये तीनों स्टेज इंक्लूड होती है पैरोक्सिस्मल फीवर के अंदर, और ये इसी तरह होते हैं। और जब फीवर आना होता है उससे पहले नोजिया होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है कि हड़कल हो रही है, शरीर में सही नहीं है ये। अब मलेरियल फीवर से बचोगे कैसे भैया, एक तो ये है कि मच्छर से बच जाओ, प्रिवेंशन इज बेटर देन डिजीज देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप क्या कर लीजिए, ओडोमास मच्छर, मच्छर जो है आजकल जो दुनिया चल रही है, ये जो है कछुआ छाप, मगरमच्छ छाप, वो सब ट्यूब लगाइए, उनसे बचिए। कोई ओडोमास वो लगा दो क्रीम, या बच्चों की भी चल रही है, या
ट्रांसपेरेंट कर लो। अगर कोई नाली वाली है तो म्यूनसिपलिटी वाले तुमने देखा है फ्यूमिगेशन करते चलते हैं, डीडीटी, बीएसटी, ये सब डाल दीजिए। अगर कहीं पॉन्ड में वाटर में खिलता है झील वील में तो उसमें जेम्बूसिया फिश, स्टिकल फिश, ये बहुत प्रसिद्ध है जेम्बूसिया फिश। जेम्बूसिया फिश, ट्राउट फिश जो होती है ये मच्छर के लार्वा को खाती है, लार्वा खा जाती है, वो भी है, ये सब मेंशन है। और इस सबके बावजूद भी अच्छा जो पानी यूजेबिलिटी है झील वील में, उसमें एक ब्लैडर वर्ड होता है यूट्रिकुलेरिया, ये बहुत बार आता है। भाई कौन सा प्लांट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट, क्या करते हैं इंसेक्ट खाते हैं ना, तो मच्छर की लार्वा को भी खा जाएंगे, तो वो है इंसेक्टिवोरस प्लांट। जैसे फॉर एग्जांपल यूट्रिकुलेरिया पानी में फ्लोट करता रहता है, तो यूट्रिकुलेरिया भी यूज हो सकता है। उसके बावजूद भी अगर मच्छर काट गया और मलेरिया हो गया तो भैया इलाज कोई है नहीं, अब तो डॉक्टर के पास जाओ तो वो क्लोरोक्विन देगा, कौन सी दवाई देगा, वो आप लोग चलिए। किसी समय जब दवाई नहीं थी, कोई चीज नहीं थी, तो जो बार्क होती थी एक ट्री की, सिनकोना ट्री, कहते हैं चिनकोना है, वो सिनकोना ट्री, उसकी बार्क से एक एक्सट्रैक्ट निकलता था, उसमें क्लोरोक्विन फॉस्फेट जैसी चीज थी, तो उससे क्या मलेरियल डिजीज से बचा जाता। तो अब कोई कोई बार थोड़ी यूज करेगा कोई, अब तो इतनी मेडिकल साइंस आगे पहुंच चुकी है। तो ये सब बातें हमने इसमें दी हुई है। मलेरिया के केस में सिनकोना ट्री बताया, इसमें सबसे अच्छी ड्रग कौन, डाराप्रेम है, मोस्ट पोटेंट है, क्लोरोक्विन ड्रग है, ये सब बता रखी है। एलिमिनेशन है, ब्रीडिंग ग्राउंड है, उनको सब कीजिए, ये सब मैंने बताया। तो आज की पढ़ाई में यही एंड अप करूंगा, क्योंकि मुझे एक्चुअली में आज की पढ़ाई में ज्यादातर मलेरिया मैंने इसलिए और लिया था क्योंकि वैसे ही एक जनरल जो हमारे अभ्यर्थी हैं सिविल सर्विसेज के, कम से कम यार इतनी बड़ी चीज कर रहे हैं, तो कोई आमतौर पर पूछ भी लेता है मलेरिया ऐसी चीज है, इसके बारे में थोड़ा बहुत तो वैसे ही पता होना चाहिए, तो वैसे भी इसमें क्वेश्चन आने की संभावना होती है, थोड़ा याद हो जाए। और ये मैंने इसमें नोट्स में दिए हुए हैं, उसके बाद भी आपके समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जो भी है वो बता दूंगा। अब इसके बाद में थोड़ा सा काम रह गया, रिंग वर्म रह गई है, तो उसमें भी क्वेश्चन आते हैं, फंजाई की चीज रह गई है, थोड़ी एलिमेंट्री रह गई है, फिर इसके बाद में आपको जो हम कुछ पूछने का मौका देंगे अगले बार, फिर उसके बाद पीछे पीछे छूट गया तो मेन तो ये हो गया खत्म। अब एक मेन टॉपिक रह गया, वो ये है बायोटेक, जहां आपको थोड़ी दिक्कत होगी क्वेश्चन करने में। बाकी तो 9th-10th की आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम ये तो आपको पढ़ने पड़ेंगे 9th-10th की किताबों में, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेंगे, अगली बार फिर आएंगे आपसे क्लास लेने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।